गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजुली मुदगल। मिशन 2022 की तैयारी में जुटा है अकाली दल। बता दें, एसएडी और बीएसपी में गठबंधन का औपचारिक ऐलान आज हो सकता है। गठबंधन और सीट शेयर को लेकर सुखबीर बादल और बीएसपी नेता सतीश मिश्रा की बैठक हुई है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीएसपी 30 सीटें मांग रही है, जबकि अकाली दल 16 सीटें देना चाहता है। आखिरी फैसला 20 और 22 सीटों के बीच आज हो सकता है। सीटों पर जब सहमति बन जाएगी, बातचीत फाइनल हो जाएगी, इसके बाद औपचारिक ऐलान, आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा इस अलायंस का। अगले साल पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। और शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का बयान आया है सामने। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अक्टूबर में घोषणा पत्र जारी करेंगे। सुखबीर सिंह बादल की तरफ से यह बड़ी बात कही गई। अकाली दल घोषणा पत्र में सिर्फ वही वादे शामिल करेगी जो पूरे हो सकते हैं। पंजाब कांग्रेस की तरह घोषणा पत्र में झूठे वादे नहीं करेंगे, सुखबीर सिंह बादल ने कहा। पार्टी के कार्यकर्ता फ्रंट की जिला इकाई का जुलाई के अंत तक ऐलान होगा। और पंजाब बीजेपी में उठे बगावत के सुर पर बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने पलटवार किया। हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि जो बागी हो रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रहे मोहनलाल ने कहा था कि किसानों के मुद्दे का समाधान नहीं होने से 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। नहीं, जे एक लिमिट क्रॉस करेगा कोई भी ਤੇ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ सम्मान ਦਿੱਤਾ ਪਾर्टी ने, दूसरिਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ने स्वीकार किया। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पार्टी विधायकों से मुलाकात की। सीएम ने विधायकों को कोरोना महामारी को लेकर जमीनी स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोविड की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर विधायकों से गुजारिश की कि सभी पात्र व्यक्तियों को कोविड का टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने दिल्ली की आप सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने फतेह किट के मुकाबले महंगी कीमत पर ऑक्सीमीटर खरीदे हैं और दिल्ली के सरकार के खजाने को लूटा गया है। साथ ही उन्होंने नसीहत दी कि अपने इस मॉडल को अपनाने की वो सलाह ना दें। बलबीर सिद्धू ने बीजेपी अकाली को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली दल जनता के फंड के सहारे सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिशन कामयाब किसान खुशहाल पंजाब के तहत किसानों की आय में स्थायी आधार पर सुधार करने की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संतुलन का ख्याल रखते हुए स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पानी बचाओ पैसा कमाओ योजना का दायरा बढ़ाने को भी कहा ताकि गिरते भूजल स्तर को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का डेलीगेशन इजराइल भेजने को कहा ताकि इजराइल के जल प्रबंधन कृषि विकास मॉडल का अध्ययन करके उसको पंजाब में लागू किया जा सके। पंजाब में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामले पर सियासत तेज है। स्कॉलरशिप जारी न होने के चलते 2 लाख छात्रों के रोल नंबर रोके जाने के मामले को लेकर मंत्रियों की बैठक हुई, जिसके बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि सहमति बन गई है। अब किसी छात्र का रोल नंबर नहीं रोका जाएगा। वहीं दूसरी तरफ से राष्ट्रीय एससी आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव को समन जारी करके तलब किया। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर पंजाब सरकार के 4 मंत्रियों ने निजी कॉलेजेस की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसके बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों ने कहा कि सरकार ने माना है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 2017 से 2020 तक का बकाया जायज है। 2017 से पहले राज्य सरकार 10% देती थी, जो 40% हो गया। सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों को भरोसा मिला कि राज्य सरकार जल्द ही बकाया राशि का भुगतान कर देगी।
जैक नूं इस गल का भरोसा भी यह समस्या जिहड़ी ਉਹ 100% ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਕੈਪਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋर्ट ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की तरफ से पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन को समन जारी किया गया। बता दें कि स्कॉलरशिप जारी न होने की वजह से 2 लाख छात्रों के रोल नंबर रोके थे। हालांकि आज हुई मंत्री के साथ बैठक के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने किसी भी छात्र का रोल नंबर नहीं रोके जाने का ऐलान किया। 7 जून ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫੈਕਸ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਡੇ ਵਰਬਲੀ ਵੀ ਔਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਭਾਵ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ 17 जून ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट भी ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामले में समन जारी किया है, जिस पर कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सापला पंजाब के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब कर नौटंकी कर रहे हैं। दलितों का 1500 करोड़ रुपया बीजेपी सरकार ने खाया। जब बीजेपी साल 2017, 18, 18, 19 और 19-20 तक वजीफे की रकम दी ही नहीं तो पंजाब सरकार कैसे पैसे दे सकती है? ये केंद्र की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार दलितों का वजीफा सुनिश्चित करे। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵਜੀਫਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ। 17, 18, 18, 19, 19, 20 ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਫਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਬਈ ਸੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ मोर्चा खोलो। और एनजीटी ने घग्गर और अन्य नदियों में अघोषित तरल प्रवाह को रोकने में नाकाम रहने पर पंजाब, हिमाचल और हरियाणा सरकार से नाराजगी जताई। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। वकील सुनैना ने बताया कि सीवरेज, गंदे नाले और फैक्ट्रियों का पानी नदियों में मिल रहा है, जिससे बीमारी फैलने का डर है। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य ने कहा कि घग्गर नदी के पानी को साफ करने के लिए उपकरण लगाए गए हैं। जल्द ही पानी साफ कर दिया जाएगा। गांव के लोग भी नदी में गंदा पानी आने से डरे हुए हैं। और हरियाणा में 4 IAS अफसरों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। IAS राजीव रत्न को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा MD हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, जबकि IAS शरणदीप कौर बरार को सैनिक और अर्ध सैनिक वेलफेयर हरियाणा और सिटीजन सोर्सेज के निदेशक की जिम्मेदारी दी गई। IAS मोनिका मलिक को स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा रेवेन्यू और आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। चौथे अधिकारी का नाम है विजय प्रताप सिंह। कमिश्नर विजय प्रताप सिंह को कमिश्नर MC पंचकुला का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया। बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने परिणाम घोषित करते हुए कहा कि इस शैक्षणिक सत्र में एक भी छात्र फेल नहीं हुआ। इस परीक्षा का परिणाम 100% रहा। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर देखा जा सकता है। परीक्षा में शामिल 3,13,345 परीक्षार्थियों में 1,72,059 छात्र और 1,41,286 छात्राएं शामिल हुई। ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। सामान्यतः स्कूलों ने जो नंबर भेजे हैं उसका जिसने 20 भेजे हैं तो उसको 100 आने ही निश्चित रूप से। किसी सब्जेक्ट में बच्चे के 20 भेजे होंगे, किसी में 19 भेजे होंगे, किसी में 18 भेजे होंगे।
किसी किसी के जो बहुत ही होशियार बच्चा होता है सब स्कूल उसके पूरे 20 में से 20 भेजता है, तो उस बच्चे का निश्चित रूप से 100 होंगे। कोई मेरिट सूची भी जारी की गई है सर इस बार? नहीं, इस बार कोई मेरिट भी नहीं होगी, कोई वजीफा भी नहीं होगा, और कोई भी स्कूल ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा स्कूल जिले में फर्स्ट है, प्रांत में फर्स्ट है। और हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में कोविड के मामले घटने के बाद कई फैसले लिए गए हैं। सोमवार 14 जून से सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी आएंगे। अभी तक 30% कर्मचारी दफ्तरों में आ रहे थे। प्रदेश में मंदिर अभी भी बंद रहेंगे। शादी समारोह के लिए बंदिशें जारी रहेंगी। 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे शादी समारोह में। एमएमसी शिक्षकों और मिड डे मील वर्कर्स का मानदेय भी बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणा को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने के लिए RT-PCR टेस्ट की जरूरत खत्म कर दी गई है, लेकिन ई पास अनिवार्य रहेगा। शैक्षणिक संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। प्रदेश के अंदर इंट्रा स्टेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन की जाएगी 14 जून के बाद, मतलब जब तक ये निर्णय है उसके बाद शुरू होगा। 14 जून के बाद दुकानों के खोलने के और बंद करने के समय में 14 जून के बाद परिवर्तन होगा। अब बाजार 9 बजे से 5 बजे तक खुलेंगे। 5 डे वीक ही होगा। शनिवार और इतवार को एज यूजुअल जो है वो अभी अगले निर्णय तक, वो कभी भी हो सकता है अगला निर्णय, तब तक जो है वो उसी प्रकार से जो है बंद रहेंगे। सभी मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज और डेंटल कॉलेज 23 जून के बाद खुलेंगे। फार्मेसी कॉलेज और नर्सिंग स्कूल्स, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल्स ये 28 जून के बाद जो है वो खुलेंगे। बाकी सभी कॉलेजेस, स्कूल्स बंद रहेंगे। सेक्शन 144 लिफ्ट कर दी गई है, उठा दी गई है, और RT-PCR की जो अभी तक रिक्वायरमेंट प्रदेश में आने की थी वो समाप्त कर दी गई है, लेकिन ई पास कंटिन्यू रहेंगे। रजिस्ट्रेशन मतलब कंटिन्यू चलेगी। कोरोना कर्फ्यू है वो शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह फिर से कोरोना संक्रमित पाए गए। शुक्रवार सुबह उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वीरभद्र सिंह पिछले कुछ दिनों से IGMC में भर्ती हैं। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ अन्य दिक्कतें भी हैं। उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर्स की टीम गठित कर दी गई है। IGMC में भर्ती के बावजूद वीरभद्र सिंह की तबियत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके चलते उनका कोरोना टेस्ट किया गया। इससे पहले बीते 12 अप्रैल को भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद चंडीगढ़ स्थित मैक्स अस्पताल में उनका इलाज हुआ। इसके बाद वीरभद्र सिंह ठीक होकर लौट आए। उनके दोबारा कोरोना संक्रमित होने से उनके प्रशंसक और समर्थक भी चिंतित हैं। जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। उनके विधायक बेटे विक्रमादित्य जी से बातचीत की है। ये हम सबका कंसर्न का विषय है कि हम चाहते हैं कि वीरभद्र सिंह जी जल्दी से जल्दी ठीक हों, स्वस्थ हों, और लोगों की दुआएं हैं, देवी देवताओं की दुआएं हैं। सब लोग चाहते हैं कि राजा साहब का स्वास्थ्य में जल्दी सुधार हो। ये अभी स्थिर है, और इस तरह कह देना कि उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव है और वो कोरोना, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक इस बात की भी संभावना है कि वही पुराना वायरस, रेड वायरस जो इन्वेस्टिगेशन में प्रेडिक्ट हुआ हो। तो उनको कुछ तकलीफ हुई थी, जिसके चलते हमने ये सारी जांचें करवाई है। जो एक अस्पताल की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया में ये जो कोविड की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने ट्वीट किया कि वो स्वस्थ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि मां भीमा काली के आशीर्वाद और डॉक्टर्स की देखरेख में मैं स्वस्थ हूं। शुक्रवार सुबह ही उनकी रिपोर्ट कोविड की पॉजिटिव आई थी। हिमाचल के चंबा से स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल देने वाला मामला सामने आया है। यहां कोरोना संक्रमित 70 साल की बुजुर्ग महिला चंबा मेडिकल कॉलेज के बाहर 3 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही।
लेकिन स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी ने उसकी सुध नहीं ली। बुजुर्ग महिला को कई किलोमीटर दूर से 108 एम्बुलेंस के जरिए यहां लाया गया था ताकि जान बच सके, लेकिन यहां तो उल्टा जान पर बनाई। आखिरकार बुजुर्ग महिला के परिजनों और एम्बुलेंस फार्मासिस्ट का धैर्य भी जवाब दे गया। सबने स्वास्थ्य विभाग प्रशासन को जमकर कोसा। उधर जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क की कोशिश की गई तो पता चला कि अफसर साहिबान डीसी दफ्तर में चल रही बैठक में व्यस्त है। डीसी दफ्तर के बाद जी मीडिया की टीम ने घंटों इंतजार करने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से सवाल किया तो जनाब मामले पर जवाब देने के बजाय अपनी उपलब्धियां गिनवाने लग गए। मामला एमएस पर डाल दिया। उधर जब एमएस से सवाल किया गया तो जनाब उल्टा मीडिया से ही सवाल करने पर उतारू हो गए। फार्मासिस्ट के मुताबिक सुबह के समय भी एक गर्भवती महिला 1 घंटे तक मेडिकल कॉलेज के बाहर दर्द से कराहती रही, लेकिन सुध किसी की तरफ से नहीं ली गई। आगे बढ़ेंगे खबरों में। सिरमौर जिले के दूरदराज के क्षेत्र में बीआरसीसी संघा में एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत शिक्षित युवा गांव-गांव में जाकर छात्रों को शिक्षित कर रहे हैं। फोकस उन क्षेत्रों पर है जहां मोबाइल नेटवर्किंग की समस्या है या फिर गरीब बच्चे स्मार्टफोन खरीदने में समर्थ नहीं है। युवाओं की ये टोली पढ़ाई के अलावा योग और क्विज भी करवा रही है। बीआरसीसी संघा मायाराम शर्मा ने बताया कि अभियान के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू और अन्य कारणों से जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, अब उन्हें अपने गांव में पढ़ाई का मौका मिल रहा है। और बिलासपुर के कुहमजवाड़ पंचायत का पालंगरी पनगेल आज भी सड़क सुविधा से महरूम है। सड़क सुविधा न होने के चलते ग्रामीणों की तरफ से एक बीमार बुजुर्ग महिला को पालकी में ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीण बुजुर्ग महिला को पालकी पर उठाकर 3 से 4 किलोमीटर दूर सड़क तक ले जा रहे हैं, जहां अस्पताल उसे पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और प्रदेश सरकार से जल्द सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने की अपील की। अब आपको पॉजिटिव खबर बताते हैं। एक समय शाहपुर अपने अचारी और मीठे आमों की बागवानी के लिए जगत प्रसिद्ध था। शाहपुर के आमों की इस खासियत को शब्दों में ढालकर इन्हें लोकगीतों की शक्ल दे दी गई। प्रदेश के लोक गायकों ने इन्हें अपने अंदाज में बयां करते हुए आम जनमानस में लोकप्रिय बना दिया। लेकिन अब शाहपुर आमों की बागवानी के साथ सेबों की बागवानी में हाथ आजमाते हुए अपनी अलग पहचान बना रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोग सेबों को किस तरह लोकगीतों में ढालते हैं। शाहपुर तहसील के गांव दुर्गेला के बागवान पूरन चंद ने प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 3 सालों के भीतर सेबों के साथ कुछ ऐसा प्रयोग कर दिखाया कि अब वो आसपास के बागवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। ये लगभग 150 प्लांट एप्पल के लगाए थे मैंने, और पिछले वर्ष 2 साल बाद 6 क्विंटल सेब मैंने यहाँ से बेचा था। तो जो मैंने खर्चा किया था इन पौधों के ऊपर, वो मेरा खर्चा निकल आया था। और सरकार की तरफ से भी हमें काफ़ी सहयोग मिलता रहता है। विभाग की तरफ से भी जो नेट जो ये मुझे मिली है, इसके ऊपर मुझे सब्सिडी मिली है। और बगीचे में पौधों को लगाने के लिए जो सरकार की तरफ से मिलता है सब्सिडी, वो भी मैंने ली हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा ये जो बगीचा है ये पूरी तरह जैविक है, पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग है। मैं इसे अपनी जो खाद्य तैयार करते हैं वो मैं खुद ही तैयार करता हूँ। दुर्गेला में हमारे फार्मर हैं जो कि एप्पल कल्टीवेशन पे काम कर रहे हैं। इनका अपना एप्पल का बगीचा भी है और एप्पल की नर्सरी भी है इनकी। हमने वहाँ जाके इनको ट्रेनिंग भी दी थी। पीछे हमारे SMS गुप्ता जी हैं, धर्मशाला ब्लॉक के, रैत ब्लॉक के। मैं और गुप्ता जी गए थे ट्रेनिंग प्रूनिंग पे। इनको हमने ट्रेनिंग दी थी कि बगीचों की काट छांट कैसे की जाती है, कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है एप्पल के प्लांट से लेनी है।